दोस्तों, नमस्कार। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने सपनों को नई दिशा देने, सपनों को साकार करने में लगे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप स्वस्थ रहिए और अपने सपनों को एक नई दिशा प्रदान कीजिए और लक्ष्य के प्रति उत्तरोत्तर आगे बढ़े, जिससे कि एक दिन सफलता आपका कदम चूमे। आंखें एग्जाम ट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। पिछली मैंने 3 वीडियो नेशनल इनकम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैंने डाला था, जिस पर आप लोगों के उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखते हुए मैंने प्रेरित हुआ और आगे और कुछ करने के लिए मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं कितना अधिक से अधिक कर सकूं। लेकिन कुछ तकनीकी रूप से स्किल न होने के कारण, कुछ अन्य कारणों से बहुत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा प्रयास है कि सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए आंखें एग्जाम ट्यूब चैनल पर इतना कुछ मिल जाए कि वह अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले, किसी अन्य चैनल पर उसे जाने की आवश्यकता न पड़े। हमारा केवल उद्देश्य आपको लेक्चर देना नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव रूप से आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना भी आगे होगा। आपका क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिस्कशन करना, मैटर उपलब्ध करना, आपके साथ एक बातचीत करना, संवाद करना, अभ्यास करना, मॉडल प्रश्न उपलब्ध कराना। अभी-अभी हमारे साथ दिग्विजय सिंह जुड़े हैं, जिन्होंने नमस्ते बोला, पूछा कैसे हैं सर? तो बहुत-बहुत धन्यवाद है पूछने के लिए, नमस्ते करने के लिए दिग्विजय। आंखें एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। तो पिछले टर्न पर मैंने नेशनल इनकम के बारे में आपको बताया था। आज अगला हमारा चैप्टर है पॉवर्टी से संबंधित अवधारणाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो इसे हम 2 भाग में डिवाइड करके आपके सामने इसका मार्गदर्शन, इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। यह स्टेट सिविल परीक्षाओं या यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, उसके लिए यह विषय काफी ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पॉवर्टी के पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल हम पावर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम आइए मित्रों, हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गरीबी के बारे में कहा जाता है, गरीबी एक जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता। कहा जाता है कि गरीबी एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं होता। वह इतनी भी आय अर्जित नहीं कर पाता कि अपनी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर सके। तो इसलिए गरीबी को सामाजिक आर्थिक वंचना की स्थिति के रूप में देखा जाता। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कथन है, उनका कहना है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, पॉवर्टी क्षमता का अभाव है।
क्षमता से आशय उन्होंने यहाँ पर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता से लिया। व्यक्ति की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि वह अपने लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अमर सेन केवल रोटी कपड़ा की बात ही नहीं करते हैं। उनका उनका कहना है कि गरीबी वह अवधारणा जिसके अंतर्गत व्यक्ति को इतनी आय अर्जित नहीं हो पाती, व्यक्ति इतनी आय अर्जित करने में सक्षम नहीं हो पाता कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर सके। तो उनका कहना है कि गरीबी एक वंचन की स्थिति होती है। गरीबी बहुआयामी दृष्टिकोण से समाज में परिलक्षित होती है। गरीबी बहुआयामी वंचना की स्थिति को व्यक्त करती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। नीति आयोग कहता है, नीति आयोग के अनुसार गरीबी जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव का नाम है। नीति आयोग ने कुछ वर्ष पहले अपने एक दस्तावेज में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी मनुष्य के जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव है। अगर कोई व्यक्ति जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए संसाधन अर्जित करने में विफल होता है, तो यह स्थिति गरीबी की कहलाती है। अब इनको नीति आयोग ने 3 शब्दों पर बल दिया: जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता विकास के लिए। तो जीवित रहने के लिए व्यक्ति को भोजन चाहिए, जीवित रहने के लिए व्यक्ति को पेयजल चाहिए, भोजन और पानी उसके लिए जरूरी यहाँ पर होता है। स्वस्थ रहने के लिए पोषण सुविधा चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर होनी चाहिए, पोषण सुविधा में प्रोटीन हो, पोषण सुविधा में पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को खनिज तत्व मिल रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा भी मिलनी चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य सुविधा को दक्षता में भी काउंट किया जाता है। दक्षता के अंतर्गत व्यक्ति को बेहतर शिक्षा मिलने, व्यक्ति को आवास व्यक्ति के पास हो, व्यक्ति के पास शिक्षा और बैंकिंग एवं बीमा हो, कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से वह व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो रहा। तो नीति आयोग ने गरीबी की परिभाषा को व्यापक रूप देने का प्रयास किया। नीति आयोग ने कहा कि गरीबी जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव है। अगर व्यक्ति अपने को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी और स्वस्थ रहने के लिए पोषण सुविधा, दक्षता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की बात, बैंक, बीमा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा आज उसको उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वह गरीबी है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और दक्षता निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूनतम आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्षमता निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं
कि गरीबी एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए, एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए, न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। वह न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसे जो है गरीबी का नाम दिया गया। नीति आयोग की परिभाषा को ध्यान में रखना। भारत में वर्तमान में नीति आयोग की परिभाषा को ही गरीबी की आदर्श परिभाषा के रूप में देखा जा रहा कि गरीबी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, गरीबी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए, गरीबी दक्षता के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव है गरीबी। अब प्रश्न आता गरीबी का वर्गीकरण। देखिए, गरीबी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सापेक्षिक गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। गरीबी के संदर्भ में गरीबी मापने की दो विधियां, एक सापेक्ष विधि और के बारे में कहा जाता गरीबी तुलनात्मक अवधारणा, एक सापेक्षिक अवधारणा जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना किसी व्यक्ति के उपभोग, आय अथवा संपत्ति के से की जाती है। कहा जाता कि सापेक्षिक गरीबी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की अन्य व्यक्ति के उपभोग, समाज व्यय आदि से की जाती है। सापेक्षिक गरीबी में एक वर्ग की तुलना दूसरे से की जाती है। एक व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना हम दूसरे से करते हैं कि दूसरे क्या हमारे पास उसके बराबर संसाधन या उससे कम है। तो सापेक्ष मुकेश अंबानी के पास अनिल अंबानी की तुलना में संसाधन अधिक, या हम कहें कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की तुलना में संसाधन कम, तो क्या अनिल अंबानी को हम गरीब मानेंगे? अनिल तुलनात्मक रूप में, सापेक्षिक रूप में हम जरूर कहते हैं कि अनिल अंबानी उनकी तुलना में कम संसाधन, लेकिन गरीब नहीं। सापेक्षिक गरीबी देश में आय के अंदर देश में संसाधनों के वितरण को लेकर के विषमता को व्यक्त करती है। सापेक्षिक गरीबी सामाजिक आर्थिक विषमता का ध्यान देते हैं। एक वर्ग की तुलना दूसरे वर्ग से की जाती है। जिस वर्ग के पास संसाधन कम हो, यह विधि गरीबी मापने की विधि से गरीबी की माप नहीं हो पाती। सापेक्षिक विधि से सामाजिक आर्थिक विषमता की माप होगी। इससे यह पता चलता कि देश में आय के अंदर पाई जाने वाली विषमता कितनी है। इससे यह पता चलता है कि समाज में संसाधनों के वितरण को लेकर के विषमता कितनी है, इसके बारे में इससे यह पता चलता। फिर प्रश्न उठता, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी एक मानक होता, एक स्टैंडर्ड होता। निरपेक्ष के अंतर्गत एक मानक निर्धारित कर दिया जाता, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर उपभोग व्यय स्तर का निर्धारित कर दिया जाता। उससे कम उपभोग व्यय करने वाले को गरीब माना जाता। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड पैरामीटर निर्धारित किया जाता और कहा जाता उस स्टैंडर्ड पैरामीटर से कोई व्यक्ति न्यूनतम
नीचे जीवन स्तर व्यतीत कर रहा हो तो उसे निरपेक्ष रूप से अलग अलग पैरामीटर नहीं होता, सम निरपेक्ष गरीबी के बारे में कहा जाता कि निरपेक्ष गरीबी वह अवधारणा जिसके अंतर्गत एक स्टैंडर्ड पैरामीटर उपभोग आय स्तर का निर्धारित किया जाता, उससे समाज के सभी लोगों का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस वर्ग द्वारा उससे कम उपभोग किया जाता वह निरपेक्ष रूप से गरीब होता। निरपेक्ष गरीबी को कैलोरी विधि भी कहा जाता। इसमें मुख्य तौर पर पोषक तत्वों की एक न्यूनतम मात्रा का निर्धारित किया जाता। यहाँ पर गरीबी रेखा पोषक तत्वों की एक मात्रा के रूप में तय की जाती है और उस मात्रा से कम उपभोग करने वालों को गरीब माना जाता है। कैलोरी के रूप में जब गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है तो वह निरपेक्ष गरीबी रेखा होती है। जैसे भारतीय योजना आयोग ने कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा का निर्धारण किया, मुद्रा के रूप में किया। 1974 में भारतीय योजना आयोग ने कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा का निर्धारित किया। भारतीय योजना और शहरी क्षेत्र का तो उसे 21 योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यह एक स्टैंडर्ड मानक है। इससे समाज के सभी लोगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता। इससे समाज के सबके बारे में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इससे जो कम पाता उसे गरीब मानेगा। तो भारत में कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा का निर्धारण 1974 में योजना आयोग द्वारा किया गया। वही परिभाषा कैलोरी के रूप में आज भी चल रही है। याद रखना मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनता है आपसे, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता? गरीबी को परिभाषित करो। तो पहले गरीबी को परिभाषित करने का काम योजना आयोग। आज योजना आयोग नहीं है, आज नीति आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर तो आज गरीबी को परिभाषित करने का काम नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। तो आज गरीबी को आकलित करने, गरीबी को परिभाषित करने का काम, गरीबी के बारे में आंकड़ा जारी करने का काम नीति आयोग द्वारा किया। योजना आयोग द्वारा मौद्रिक रूप में गरीबी रेखा 1962 में पहली बार परिभाषित की। 1962 में योजना आयोग ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 20 रुपया से कम भी महीना इनकम हो रही है, अगर कोई व्यक्ति 20 रुपया भी मंथली अर्जित नहीं कर पा रहा तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। योजना आयोग ने 20 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को मौद्रिक गरीबी रेखा 1962 में माना था। मौद्रिक गरीबी रेखा समय के अनुसार बदलती रहती है क्योंकि वस्तुओं के मूल्यों में, कीमतों में वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो समय समय पर योजना आयोग या नीति आयोग या विशेषज्ञ समिति मौद्रिक गरीबी रेखा को बदलाव कर, लेकिन मौद्रिक गरीबी रेखा में जरूर बदलाव होता है, लेकिन हमारी अभी भी कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा वही है जो 1974। तो अभी मित्रों मैंने गरीबी की निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी बताया।
गरीबी मापने की यही दो विधियां, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष। तो सापेक्ष विधि के अंतर्गत 4 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको एक सेंटेंस कुछ देर पहले बोला कि वस्तुतः सापेक्ष विधि से, इनफैक्ट सापेक्ष विधि गरीबी की माप नहीं करती है। सापेक्ष विधि से आर्थिक विषमता की माप होती है, सामाजिक आर्थिक विषमता की माप होती है। सापेक्ष विधि से यह पता चलता है कि समाज में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार हो रहा है। समाज में आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मौद्रिक संसाधन लोगों के बीच किस प्रकार। शुरू में सापेक्ष विधि को भी गरीबी मापने के लिए किया गया, लेकिन इससे गरीबी की माप नहीं एग्जैक्ट हो पाती, तो इससे सामाजिक आर्थिक विषमता की माप होगी। सामाजिक आर्थिक विषमता के अंतर्गत कुल 4 उपकरण हैं, जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सामाजिक आर्थिक विषमता के अंतर्गत जो है लॉरेंज वक्र, जीनी गुणांक, EMPCE और क्विंटाइल अनुपात, यह 4 पैरा उपकरण है जिनके बारे में हम डिस्कस। यहाँ पर लॉरेंज वक्र का हम फिलहाल चित्र नहीं आपको बना पा रहे हैं, हम इसका कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। अब कोई आपसे पूछता है कि लॉरेंज वक्र का आकार क्या होता है, तो आप लॉरेंज वक्र क्या है, तो आप यही कहना कि लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता मापने की एक ज्यामितीय विधि है, एक रेखा चित्रण विधि है। क्या बताओगे आप कि लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता मापने की एक रेखा चित्रण विधि, एक ज्यामितीय विधि है। फिर लॉरेंज वक्र किन चरों के बीच खींचा जाता है, तो लॉरेंज वक्र जो है किसी देश की जनसंख्या या परिवारों के संचयी प्रतिशत, किसी देश की जनसंख्या को कई समूहों में विभाजित करके उनका संचयी प्रतिशत या परिवारों की संख्या के संचयी प्रतिशत और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के संचयी प्रतिशत के मध्य खींचा गया एक रेखा चित्र। यहाँ 2 वेरिएबल लेना है। एक्स अक्ष पर आपको लेना है लोगों के पास उपलब्ध, एक्स अक्ष पर लेना है परिवार, जनसंख्या या परिवारों की संख्या का संचयी प्रतिशत, जो आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर आपको लेना है परिवारों की संख्या के पास उपलब्ध संसाधनों का संचयी प्रतिशत। इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा जाता और यह ग्राफ निरपेक्ष समता रेखा के नीचे होगा। अब प्रश्न है कि निरपेक्ष समता रेखा क्या है, तो निरपेक्ष समता रेखा जो है 45 डिग्री का कोण बनाते, वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच 45 डिग्री का कोण बनाती हुई खींची जाने वाली एक रेखा। निरपेक्ष समता रेखा एक इमेजिनरी लाइन है। निरपेक्ष समता रेखा यह दर्शित करती है कि समाज में किसी भी प्रकार की आर्थिक विषमता नहीं है। निरपेक्ष समता रेखा यह दर्शित करती है कि समाज में जो है
निरपेक्ष विषमता रेखा यह दर्शित करती है कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई विषमता नहीं है। समाज में संसाधन लोगों के पास समान रूप से वितरित है। वस्तुतः यह काल्पनिक रेखा, कोई समाज ऐसा नहीं है जहां पर संसाधन समान रूप से वितरित हो। लेकिन कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। तो निरपेक्ष समता रेखा एक इमेजिनरी लाइन, लॉरेंज वक्र इसके नीचे ही होगा और लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा, समाज में उतनी आर्थिक विषमता अधिक होगी और यह जितना नजदीक होगा, समाज में आर्थिक विषमता उतनी कम होगी। लॉरेंज वक्र कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के नीचे होगा। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लॉरेंज वक्र क्या बताता? आर्थिक सामाजिक आर्थिक विषमता की माप। लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, समाज में विषमता अधिक होगी और जितनी कम होगी, समाज में विषमता उतनी कम। भारत सरकार सामाजिक आर्थिक विषमता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग नहीं करती। भारत सरकार सामाजिक आर्थिक विषमता की माप करने के लिए गिनी गुणांक, MPCE और क्विंटाइल रेशियो को प्रयोग करती है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र की सहायता से निकाला जाता है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता। आपसे पूछा जाए गिनी गुणांक क्या, तो आप कहना गिनी गुणांक गणितीय विधि है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता। इसका मान जितना कम होगा उतना बेहतर है। माना जाएगा कि समाज में आर्थिक विषमता कम है। इसका मान जितना अधिक होगा, माना जाएगा कि समाज में आर्थिक विषमता अधिक है। कम होना मान बेहतर। अगर गिनी गुणांक का मान 0 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सभी संसाधन एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित है, जो एक काल्पनिक स्थिति। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है, तो इसका अर्थ है कि सभी संसाधन एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित है। समाज में पूर्ण विषमता, लेकिन व्यवहारिक जीवन में यह स्थिति संभव नहीं है। दूसरा, अगर गिनी गुणांक का मान 0 है, तो इसका अर्थ हुआ कि समाज में संसाधन लोगों के बीच समान रूप से वितरित है। न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। यह निष्क्षमता मापने के लिए डायरेक्टली गिनी गुणांक का प्रयोग करती है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता। पिछले कुछ वर्षों से भारत के गिनी गुणांक का मान लगातार बढ़ रहा। भारत के गिनी गुणांक का बढ़ता हुआ मान यह दर्शित करता भारत के गिनी गुणांक का बढ़ता। तो भारत में गिनी गुणांक का मान लगातार बढ़। अभी अभी हमारे साथ प्रतिभा आनंद जुड़े। आंखें एग्जाम चैनल पर प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। प्रतिभा आनंद, आपका जो प्रश्न है कि आप डेली आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा इर्रेगुलर हूं, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं डेली आऊं। 8 बजे मैं आपको डेली मिलूंगा। कल भी मैं 8 बजे आपको इसी समय मिलूंगा। कोई इकोनॉमी का पार्ट हम डिस्कस करते हुए एक सिस्टमैटिक, आज गरीबी पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूं, तो कल गरीबी पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। प्रतिभा आनंद।
तो अभी हम आपको बता रहे थे कि भारत सरकार गरीबी को मापने के लिए जीनी गुणांक, आर्थिक विषमता को मापने के लिए जीनी गुणांक का प्रयोग कर रही है। भारत का गिनी गुणांक का मान पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ा, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता कि भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही। भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता को मापने के लिए के भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता को मापने के लिए एमपीसीई का भी प्रयोग किया जा रहा है। एमपीसीई का मतलब मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। मासिक प्रति उपभोग व्यय का अर्थ है कि एक परिवार या एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में मासिक प्रति उपभोग आय, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारत में राज्यवार भी अंतर है, क्षेत्रवार। नगरों में यह अधिक है, शहरों में अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र से एमपीसी अधिक है, तो बिहार और उड़ीसा में सबसे कम है। भारत में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद देश में सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ रही है। लोगों के जीवन स्तर पहले की तुलना में सुधर रहा है, गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़। आपसे पूछा जाए एमपीसीई क्या है, तो आप बताना। एमपीसीई यह दर्शित करती है कि एक व्यक्ति या एक परिवार एक महीने में दैनिक उपभोग वस्तुओं पर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर कितना खर्च कर। अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो यह मानिए कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा। फिर सापेक्षिक विधि के अंतर्गत चौथा उपकरण है क्विंटाइल रेशियो। क्विंटाइल रेशियो में देखा जाता है कि समाज के सबसे गरीब 20% लोगों के पास कितना संसाधन है और समाज के सबसे अमीर 20% लोगों के पास कितना संसाधन है। समाज के सबसे 20% गरीब लोगों के पास और सबसे अमीर 20% लोगों के पास संसाधन कितना, इनका रेशियो निकाला जाए। अगर इस रेशियो का मान अधिक है तो यह माना जाएगा कि समाज में विषमता कम है। इस रेशियो का मान कम है तो यह माना जाएगा, अगर रेशियो का मान अधिक है तो विषमता कम होगी, रेशियो का मान कम है तो विषमता अधिक होगी। तो सापेक्षिक विधि के 4 उपकरण। पहला उपकरण लॉरेंजबर्ग, जिसका भारत सरकार डायरेक्ट प्रयोग नहीं करती। दूसरा गिनी गुणांक, तीसरा एमपीसी, चौथा मित्रों हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सापेक्ष गरीबी क्या है। गरीबी माप की विधियों को निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में बांटा। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत 4 उपकरण है, लॉरेंजबर्ग, गिनी गुणांक, क्विंटाइल रेशियो, एमपीसी। आपको मैंने बताया, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में निर्धनता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता, तो भारत में निर्धनता का आकलन, निर्धनता को परिभाषित करने का काम पहले योजना आयोग द्वारा किया जाता था। आज योजना आयोग नहीं है, तो यह काम जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था नीति आयोग कर रही है। हम आपको बता कि भारत में सबसे पहले गरीबी रेखा 1962 में मौद्रिक रूप में निर्धारित की गई योजना आयोग द्वारा।
1974 में कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा निर्धारित की गई। तो भारत में मौद्रिक रूप में और कैलोरी के रूप में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जा रहा। अब इसके बाद हम आते हैं निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि में गरीबी का आकलन करते समय हम सबसे पहले गरीबी रेखा को परिभाषित करते हैं। निरपेक्ष विधि में गरीबी रेखा एमआरपी, यूआरपी, एचपीआई, एमपीआई का प्रयोग किया जाता। निरपेक्ष विधि के अंतर्गत पॉवर्टी लाइन की हम बात करें, गरीबी रेखा पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम है। जैसे कुछ देर पहले हमने कहा कि भारत में गरीबी रेखा कैलोरी के रूप में 2400 और 2100 रखी गई। आपसे कोई पूछता है कि निरपेक्ष गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा क्या, तो आप कहना गरीबी रेखा पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती। गरीबी रेखा मौद्रिक रूप में डिफाइन की जाती है। तो मौद्रिक रूप में गरीबी रेखा पोषक तत्वों की उस न्यूनतम मात्रा को व्यक्त करती है जो किसी व्यक्ति को न्यूनतम बुनियादी सुविधा को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होती। अगर इससे वह कम आय अर्जित करता तो वह न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अभी मैंने बताया आपको गरीबी रेखा। फिर निर्धनता अनुपात क्या होता? निर्धनता अनुपात यह बताता कि किसी भी देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं। अगर हम कहें कि किसी देश में निर्धनता अनुपात 40% है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश की 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे। उस देश की 40% जनसंख्या को न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि में एमआरपी और आरपी का प्रयोग भी किया जाता। यूआरपी में रिकॉल पीरियड, एकल प्रत्यान यूनिफॉर्म में देखा जाता है एकल प्रत्यान में कि एक व्यक्ति या एक परिवार 1 महीने में खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च कर रहा, उसे एकल प्रत्याहन के रूप में देखा जाता है। अभी अभी हमसे एक प्रश्न हुआ, दिग्विजय सिंह ने किया है कि सर यूआरपी क्या होता है? यूआरपी का मतलब है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जिसकी हिंदी है एकल प्रत्यान। इसमें यह देखा जाता है कि एक परिवार 1 महीना में खर्च कर रहा, उसका अध्ययन यूआरपी में किया जाता है। हम समझते हैं कि दिग्विजय आपको यूआरपी की मीनिंग क्लियर हो गई। यूआरपी का अर्थ होता है कि एक परिवार, बहुत सिंपल अवधारणा, हमें इसमें लेगा कि यूआरपी से हम और आप सब लोग परिचित हैं कि यूआरपी क्या होता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है इसलिए इसको समझने में दिक्कत आती है। यूआरपी में देखा जाता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार 1 महीने में खाद्यान्नों और उस पर उससे रिलेटेड जैसे सब्जी हुई, दूध हुई, चाय इत्यादि पर कितना खर्च कर रहा, यूआरपी में देखा। एमआरपी में देखा, एमआरपी का पूरा नाम है
मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। एमआरपी में देखा जाता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार 365 दिन में 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च कर रहा। 5 गैर खाद्यान्न वस्तुओं के अंतर्गत देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो है फुटवियर पर कितना, अर्थात जूते चप्पल खरीदने पर एक साल में कितना पैसा कर, कपड़ा खरीदने पर वह कितना पैसा, पहला हमने क्या किया, फुटवियर बताया, 5 गैर खाद्य, पहला फुटवियर, दूसरा हमने बताया कि 365 दिन में मतलब साल में एक बार व्यक्ति साल में कितना वह पैसा जूते चप्पल खरीदने पर खर्च करा, दूसरा कितना वह कपड़ा खरीदने पर खर्च करा, तीसरा आवास, कितना वह आवास की मरम्मत या आवास का किराया देने पर खर्च कर रहा, चौथा कितना वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा और संस्थागत चिकित्सा व्यय। शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय को एक साथ रखा गया है। पांचवा अन्य टिकाऊ वस्तुएं खरीदने पर खर्च कर रहा। तो इसके अंतर्गत 5 गैर खाद्यान्न वस्तु पहले केवल गरीबी ईआरपी के आधार पर आकलित की जाते थे। अब गरीबी को डिफाइन करते समय, गरीबी का आंकड़ा कलेक्ट करते समय ईआरपी और एमआरपी दोनों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं होता, व्यक्ति की आवश्यकता कपड़ा भी है, व्यक्ति की आवश्यकता फुटवियर भी, व्यक्ति को रहने के लिए कच्चा पक्का या झोपड़ी मकान भी चाहिए, व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए खुद अपने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता और अन्य टिकाऊ, साल में क्या कुछ अन्य वस्तुएं भी इनके अलावा खरीद रहा, किचन का एक सेट बर्तन ही खरीद रहा, बेड ही खरीद रहा या कुछ भी खरीद रहा, उनको भी काम। तो आपसे पूछा जाए एमआरपी में, तो एमआरपी में यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति 365 दिन में 5 गैर खाद्यान्न वस्तु अर्थात फुटवियर, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स पर कितना खर्च कर रहा, जबकि ईआरपी में देखा जाता केवल 30 दिन में वह इन पर खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुओं पर कितना खर्च कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। आज यहीं पर हम अपने क्लास को विराम देंगे। गरीबी का पार्ट 1 हमने अभी डिस्कस किया, गरीबी के चैप्टर को 2 भागों में हमने बांटा। कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसी टाइम 8 बजे फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। कल हम एचपीआई क्या है, निरपेक्ष विधि का दूसरा पैरामीटर, एमपीआई क्या होता, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। गरीबी माप को लेकर सुरेश तेंदुलकर विधि क्या है, रंगराजन विधि क्या, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको आंखें चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही अध्ययन सामग्री मार्गदर्शन को लेकर आप संतुष्ट हो तो इसके बारे में दूसरों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सके, हमारे प्रयास का लाभ उनको भी मिल सके। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के बारे में बताएं, जिससे कि दूसरा भी इससे लाभान्वित, इसे शेयर करें। इसी आशा और प्रत्याशा के साथ मैं आज यहीं पर अपने लेक्चर को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।